दोस्तों, वेलकम टू सिविल्स कक्षा विद रिंकी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारे यूपीपीसीएस एग्जाम यानी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, पीपीएससी प्रीलिम्स और आने वाला जो लोअर पीसीएस प्रीलिम्स है उसमें अच्छा खासा वेटेज रखते। तो दोस्तों, इसमें हम कैसे करेंगे कि हम इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करेंगे, प्लस उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके साथ साथ 2024 और 2025 में क्या क्या यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज आए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो कवर करेंगे। उसके साथ साथ लेखपाल में पूछे गए क्वेश्चंस वो भी मैंने इनको टॉपिक वाइज इंक्लूड किए हुए हैं। और रेफरेंस के लिए मैं घटना चक्र बुक, उसके साथ शंकर आईएएस सर की बुक और उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी है क्लास 12 की वो सब इसमें इंक्लूड की हुई हैं। और इसके अलावा यूपीएससी में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड उसका कंटेंट भी इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये वीडियो एक शॉर्ट और वन शॉट वीडियो होने वाली है आपके लिए, जो आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अच्छे से कवर कराएगी आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आप निश्चिंत होकर पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए। पार्ट बाय पार्ट हमने इसमें कवर किया है। आज की वीडियो हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए होने वाली है। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं पहले कि एनवायरनमेंट का क्या वेटेज है। एनवायरनमेंट में लास्ट 3 साल में आप देख सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में आए हुए हैं और जनरली यही वेटेज रहता है, ठीक है। और लेखपाल में लास्ट 6 से 7 क्वेश्चन आए थे जो अभी हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ था, और लोअर पीसीएस में तो उसका श्योर 10 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। तो आइए हम देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। दोस्तों, हम जो हमारी सीरीज़ है उसको घटना चक्र में दी गई जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी नहीं करेंगे, वो अलग से कर लेंगे, जिसमें हम जो इकोनॉमिक्स का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थोड़ा रहता है वो मिला के एक साथ कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर नोट्स बनाने हैं आपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और हर एक पॉइंट में क्वेश्चंस इंक्लूड है, तो ये ऐसे ही कंटेंट नहीं बनाया गया, काफ़ी समय लगा है कंटेंट बनाने में। तो ट्रस्ट के साथ देखिए और अपने रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, थोड़ा सा हम 3 जो एक जैसी टर्म्स हैं इनको समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इन टर्म्स में कन्फ्यूजन होता है। फिर 1 बाय 1 हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बात की जाए एनवायरनमेंट की, आप सबको पता होगा और आपने अपनी क्लास 6th-7th में भी पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या। कि एक ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग में जो भी फैक्टर्स उसके लाइफ प्रोसेस के लिए उसको हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट्स और इन्फ्लुएंसेस और कुछ भी इवेंट्स जो उसको अफेक्ट कर रहा है, उन सब के सम टोटल को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है कि सम टोटल ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग यानी बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स, उसके इन्फ्लुएंसेस जो भी एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रहे हैं। उसके अलावा अब हम इकोलॉजी की बात करें। इकोलॉजी क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से उसका रिलेशनशिप है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। और ये जो टर्म है इकोलॉजी, जर्मन साइंटिस्ट रहे हैं अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने दी थी। तो इसको आप नोट डाउन करते चलें कि ये टर्म किसने दी थी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। अब इकोसिस्टम की बात की जाए तो इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक ऐसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की यूनिट है, जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, क्या क्या प्रोसेस उसमें चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि फूड चेन है और डिकम्पोजिशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है। तो एक पूरी फंक्शनल यूनिट आपस में जो चल रही है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये जो टर्म है आर्थर जी टेंसले ने दी थी 1935 में। अगर आप भूल जाएं कि कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि ये इकोलॉजी किसने दी थी और इकोसिस्टम किसने दिया था, तो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि इकोसिस्टम यानी एक सिस्टम है और ये सिस्टम हमारा बिगड़ता जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो आर्थर जी टेंसले यानी एजी टेंसले, तो टेंशन लो क्योंकि इकोसिस्टम बिगड़ता जा रहा है, तो इससे आप इसको याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। एनवायरनमेंट की बात की जाए तो एनवायरनमेंट आपने अभी देखा कि एक ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग के जो भी बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन सबको मिला के एनवायरनमेंट कहलाता है। तो अब बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ये लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। अब नॉन लिविंग क्या है, हमारा एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट एटसेट्रा, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग क्या होंगे भाई, प्लांट्स और एनिमल, यही। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। प्रोड्यूसर्स यानी जो खाना खुद बनाते हैं या फिर जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स, एल्गे वगैरह आ गए, ठीक है। और कंज्यूमर्स जो खाना को जो प्रोड्यूसर्स द्वारा खाना बनाया जाता है, जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स। और डिकम्पोजर्स जो बचा हुआ हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करते हैं ताकि वो दोबारा से फूड साइकिल में आ जाए और एनवायरनमेंट में दोबारा से वो आ जाए। तो अब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। हर्बीवोर, जिसको आपको पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स खाने वाले कंज्यूमर होते हैं उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। कार्निवोर कौन होते हैं, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं यानी एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनीवोर ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं, उसके साथ साथ कार्निवोर्स को भी कंज्यूम करते हैं। और पैरासाइट्स आपको पता है कुछ ऐसे
ऑर्गेनिज्म जो अपनी होस्ट की बॉडी से अटैच होकर उससे अपना खाना कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताइए एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स है, एक आपको दे देगा बायोटिक, दूसरा अबायोटिक, तीसरा बोथ ए एंड बी एंड थर्ड नन ऑफ द अबोव, तो आपका क्या ऑप्शन होगा? बोथ ए एंड बी। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बच्चे बच्चे क्वेश्चंस लगेंगे लेकिन अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चंस में वो आपको ये वाले ऑप्शंस दे दे कि फिजिकल या फिजियोग्राफिक कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, कल्चरल कंपोनेंट्स, तो आपको इनको निगलेक्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी घटना चक्र में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ये चीज़ इंक्लूड की हुई है। तो अगर दिया हो कि बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट और कल्चरल कंपोनेंट्स, तो कल्चरल को भी आपको मानते हुए चलना है और अपना आंसर सही टिक करना है। तो आई थिंक आपको एनवायरनमेंट कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इकोलॉजी की तरफ। इकोलॉजी आपने देखी कि इकोलॉजी में क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी रिलेशनशिप कैसी है एनवायरनमेंट के साथ, जब हम उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं इकोलॉजी कहलाती है। और इकोलॉजी किसने दी थी? टर्म याद कीजिए किसने दी थी? अर्नस्ट हैकेल ने। तो अब हम बात कर लेते हैं इकोलॉजी में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने क्वेश्चन लगाया है, आप देखेंगे। तो फर्स्ट जो उसकी यूनिट होती है वो है हमारा इंडिविजुअल यानी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे कि एक ऐसी बॉडी जो ऑर्गन्स या ऑर्गेनेल से मिलकर बनी होती है या फिर दूसरे अदर पार्ट से जो खुद से इंडिपेंडेंट हो, जो वेरियस लाइफ प्रोसेस है उनको करने के लिए, वेरियस लाइफ प्रोसेस जैसे खाना खाना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। अब इंडिविजुअल क्या होगा? अब इंडिविजुअल कई सारे इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। कि इनकी अब जैसे ये फिश दिखाई दी है, ये फिश एक इंडिविजुअल है, अब इन सब के ग्रुप को मिला के हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज के होते हैं, पॉपुलेशन पे ध्यान रखना कि सेम स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया को में वो रहते हैं और पर्टिकुलर टाइम है, उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। तो इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में क्या रिलेशन है कि पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्पीसीज की होगी, उस पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। उससे अगला लेवल आता है हमारा कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है कि इसमें एक स्पीसीज नहीं होगी, इसमें मल्टीपल स्पीसीज होंगी। तो एक एरिया में एक डेफिनेट पीरियड के टाइम पे जो अलग अलग स्पीसीज के लोग रह रहे हैं उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्युनिटी में हमने कोई जो अदर फैक्टर्स है वो नहीं इंक्लूड किया है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज की बात हुई है। जबकि इकोसिस्टम में क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स तो होंगे ही, उसके साथ साथ उनका जो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं कि जैसे वाटर हमारा हो गया, एयर, सनलाइट, वो सब भी इंक्लूड होंगे, वो मिलकर क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। तो फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी। कम्युनिटी सेम स्पीसीज की नहीं है, इसमें मल्टीपल स्पीसीज देखने को मिलेंगी। फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में उसके अबायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट से वो भी हम देखेंगे। फिर बात आती है बायोम। इकोसिस्टम एक हम छोटे से एरिया को कह सकते हैं, जबकि बायोम एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें हम उसका क्लाइमेट, उसका पर्टिकुलर क्लाइमेट कैसा है, सोइल टाइप कैसा है, डोमिनेंट वेजिटेशन क्या है, उससे भी हम उसको पहचानते हैं। तो इकोसिस्टम एक छोटी यूनिट हो गई, बायोम एक बड़ी यूनिट हो गई। उसके बाद आता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आप देखेंगे कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि बायोस्फीयर हमारा क्या होता है कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के जंक्शन में जब लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करना ज़रूरी है। तो अगर इसकी आपको ट्रिक दी जाए तो आप इसको याद कर सकते हैं। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड जो हमारा है, EB2 या EB², तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है। अगर पूछा जाएगा तो आपको सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो आइए इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये UPPCS 2017 का क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे। तो अभी हमने क्या याद किया था? IPC EB2, ठीक है। तो देखेंगे PC नहीं, ठीक है। लैंडस्केप, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन नहीं, P के बाद C है और फिर E है। PCE लैंडस्केप, P ये नहीं है, यानी हमारा ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपके सामने ये कवर क्वेश्चन किया। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अभी आपने पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बायोस्फीयर की, जिसमें लिविंग बींग्स होते हैं, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब हमारा इकोसिस्टम होता है। आप देख सकते हैं इकोसिस्टम में सनलाइट, हीट, ये माउंट्स हो गया, इंसेक्ट, सब कुछ हमारा मिला के इकोसिस्टम बना हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि इकोसिस्टम अगर पूछे कि ओपन सिस्टम होता है या क्लोज सिस्टम होता है, आपको याद रखना है कि एक ओपन सिस्टम होता है। क्यों ओपन सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि इसमें कंटिन्यूस एक्सचेंज रहता है सनलाइट का और मैटर का, यानी इसमें जो मैटर है और एनर्जी है वो एंटर भी करती है, उसके साथ साथ एग्जिट भी करती है। ठीक है दोस्तों, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात की जाए, वही बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्लाइमेटिक फैक्टर देख लेंगे आप, जैसे रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सब आपको ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि बस पढ़ना है। ये चीज़ें वो डायरेक्ट ऑप्शन में उठा के पूछ लेता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। एडाफिक फैक्टर यानी सॉइल से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं। सॉइल की बात की जाए, सॉइल हो गया, pH हो गया, मिनरल्स कैसे हैं, टोपोग्राफी कैसी है, ये सब हमारे एडाफिक फैक्टर्स में आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने आपको पीछे समझाए हुए हैं। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देख लेते हैं कि बताओ 4 कंपोनेंट्स क्या हैं जो इकोसिस्टम को बनाते हैं? वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। दोस्तों यानी ये हमारे सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट्स है, इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स तो इसने कवर नहीं किए, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। सोइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नहीं, ये भी नहीं है। अब देखो एबायोटिक मटेरियल्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, अब ये सब क्या है? ये तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, तो हमारा आंसर क्या हुआ? C। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे
क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम की तरफ। इकोसिस्टम को भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम यानी जो मैन मेड है, नेचर से मिला हुआ है, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल की भी दो कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। पहला लैंड सिस्टम, जिसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी लैंड पे रहने वाले जो इकोसिस्टम है या लैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी जो पानी वाला इकोसिस्टम है हमारा। अब लैंड इकोसिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ठीक है। एक्वाटिक में हमें क्या देखने को मिलेगा, पोंड हो गया, तालाब हमारा। ओशन में जो इकोसिस्टम जैसे कोरल रीफ्स या फिर हमारे जो भी ओशियनिक एनिमल्स हैं। और एस्चुरीज, एस्चुरीज यानी जो आपको देखने को मिलती हैं जहाँ पे सेलाइन वाटर और फ्रेश वाटर का जंक्शन होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए आप कि प्लांट्स और एनिमल जो लैंड पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स। और एक्वाटिक किनको बोलते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं। एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और बायोटिक क्या होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ हमारे इकोसिस्टम। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की जाए ऐसे जिसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है, एटलीस्ट ध्यान तो देने हैं लॉजिक के साथ, कि जैसे एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम यानी जैसे हमारी फिशेज हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो हमने खुद से बनाया ना, तो लेकिन है तो एक इकोसिस्टम पूरा का पूरा। स्पेसशिप्स हो गया, गार्डन हो गया जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो फ्लावर्स हैं वो सब इनको हम उगाते हैं, फील्ड्स हो गया, राइस फील्ड्स हो गया, ये सब हमारे क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स है। पूर्ण एक्वार्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं है, इसको आप ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में जैसे कि लेक्स और रिवर्स, और ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये डायरेक्ट PYQs मैंने उठा के रखे हुए हैं, तो इसमें भी अगर वो पूछ ले लोटिक क्या होता है, लोटिक यानी रनिंग वाटर, वो लोट के जा रहा है भाई, लोट के जा रहा है पानी, तो ऐसे याद रख लो। तो लोट के क्या जाते हैं, रिवर भाई चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। लेंटिक यानी स्टैटिक, इसको याद रख लो, लेंटिक स्टैटिक यानी जो थमा हुआ है उसको हम लेंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, और जो लोट के जा रहा है वो हमारा रनिंग वाटर है। अब मराइन यानी जिसमें थोड़ा सैलिनिटी होती है, वो एक्वाटिक सिस्टम क्या होते हैं, जैसे हमारे सैलाइन लेक हो गई, ठीक है, एस्चुरीज हो गई हमने देख लिया, ओशंस हो गए, ये सब हमारे मराइन इकोसिस्टम में आते हैं। तो दोस्तों ओशंस में इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ओशंस को लार्जेस्ट इकोसिस्टम कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि ये 71% तो अर्थ का लैंडमास यानी जो सरफेस है उसको कवर किए रहते हैं। उसके साथ साथ 97% जो है प्लैनेट का वाटर भी इनमें रहता है, तो इसलिए उनको लार्जेस्ट सिस्टम माना जाता है। उसके साथ साथ इनको मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपके पास ऑप्शन में ये आए कि सिर्फ ओशंस लार्जेस्ट इकोसिस्टम है तो आपको ओशन को टिक करना है, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपके साथ बायोस्फीयर दिया हुआ आपको ऑप्शन में तो आपको बायोस्फीयर टिक करना है, लेकिन मोस्ट स्टेबल की बात की जाए तो हमारे ओशंस ही रहते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे हमने अभी तक क्या देखा कि एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये सब देखे, इनके लेवल्स देखे। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। इकोटोन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं क्या होती है। एक ट्रांजिशनल एरिया होता है, और ट्रांजिशनल एरिया कैसे कि मतलब शार्प एरिया जिसमें दिखता है हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्री, यानी दो एरिया के बीच में जो बाउंड्री डिस्टिंक्शन दिखा रही है वो, उसको हम बोलते हैं इकोटोन। यानी दो इकोसिस्टम के बीच में एक शार्प डिस्टिंक्ट बाउंड्री, ट्रांजिशनल एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारी लैंड जोन है, ये हमारा एक्वाटिक जोन है, तो उसके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है इसको हम बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं इसको हम, इकोटोन। अब इकोटोन में हमें कुछ देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। ये क्या होता है कि जो दो ट्रांजिशन है तो इनके बीच इन पर कुछ तो स्पीसीज रह रही होंगी ना, तो जो ये हमारी बीच वाली जोन है इसमें दोनों तरह की स्पीसीज पाई जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी, और ये स्पीसीज के साथ साथ इसकी खुद की कुछ स्पीसीज होंगी, और इसमें दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी और जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज़्यादा देखने को मिले। तो इसी जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, एज इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब एज इफेक्ट यानी इस एज इफेक्ट में जो स्पीसीज सर्वाइव करती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इकोटाइप। अब ये इकोटाइप स्पीसीज क्या होती हैं, जैसे कि जो जेनेटिकली डिफर होती हैं अपनी अदर पॉपुलेशन से, जैसे कि कैमल है, कैमल की पूरी एक स्पीसीज है, लेकिन कैमल में भी जो इकोटाइप है वो एक खरई कैमल है जो हमारे गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक इकोटाइप है, क्यों, क्योंकि इसकी खुद की यूनिक फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गई होती हैं। अब खरई कैमल की बात की जाए तो यूपीएससी में इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें बताया था कि जो खरई कैमल है ये स्विमिंग कर सकता है 3 किलोमीटर तक। तो भाई आपने और कोई कैमल स्विमिंग करते हुए देखे नहीं ना, लेकिन ये मैनग्रोव्स वाले एरिया में सर्वाइव कर रहा है तो ये स्विमिंग भी कर सकता है। उसके साथ साथ ये अपने खाने के लिए मैनग्रोव लीव्स पर डिपेंडेंट रहता है। तो दूसरा इसका ये फैक्टर हो गया। तीसरा कि ये ड्राई लैंड इकोसिस्टम यानी जो डेजर्ट वाला थोड़ा सा ड्राई लैंड इकोसिस्टम और कोस्टल एनवायरनमेंट के बीच में सर्वाइव करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा खरई कैमल की बात हो गई। और अगर इकोटोन के एग्जांपल की बात की जाए तो ग्रासलैंड किसके बीच में होता है कि डेजर्ट्स और हमारे फॉरेस्ट के बीच की जो जोन होती है उसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं। एस्चुरीज हमने अभी देखा कि फ्रेश वाटर और जो ओशंस के बीच का जो जोन होती है उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं। तो आई थिंक आपको इकोटोन, एज इफेक्ट और इकोटाइप समझ आ गए होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इकोटोन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है हमारी इकोक्लाइन। इकोक्लाइन क्या है कि इकोटोन आपने देखा कि ये शार्प बाउंड्री है कि एकदम से आपको दिख रहा है कि ये फॉरेस्ट है, ये ग्रासलैंड है, ये शार्प बाउंड्री दिख रही है, एब्रप्ट ट्रांजिशन है। जबकि इकोक्लाइन में क्या होता है, ग्रेजुअल ग्रेडियंट होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ग्रासलैंड, जब माउंटेन्स की बात की जाए तो नीचे आपको ग्रासलैंड्स, फिर उसके बाद थोड़े से पाइन फॉरेस्ट, फिर मिक्स फॉरेस्ट, तो धीरे धीरे करके आपको जो है ट्रांजिशन दिखेगा। तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन वाले जोन को हम बोलते हैं इकोक्लाइन।
और जो एकदम शार्प एब्रप्ट बाउंड्री है वो हमारी इकोटोन है। इकोलाइन की एक बार डेफिनेशन देख ली जाए, जोन ऑफ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो जो हमें अभी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट तो पॉइंट्स हमारे हैं। अब हम इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश। तो हम इनको हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि इकोसिस्टम है, उसमें अलग अलग स्पीसीज सर्वाइव कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन अब उनका हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीश क्या होता है वो देखते हैं। हैबिटेट की बात की जाए, ये हमारा फिजिकल स्पेस है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। जैसे कि ये पेड़ है, इस पे पेड़ पे चिड़िया रहती हैं। फिजिकल स्पेस या फिर हम इसको एड्रेस की भी बात की जाए कि भाई इनका घर क्या है, इनका एड्रेस क्या है, चिड़ियों का ये ट्री है। तो ये हमारा होता है हैबिटेट। ये जनरली फिजिकल एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड रहता है। जैसे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स क्या है, हैबिटेट उस स्पीशीज़ के लिए क्या वर्क करता है, उसको खाना, पानी, गर्मी, ऑक्सीजन वगैरह सब प्रोवाइड कराता है। और इन केस अगर कोई हैबिटेट उस टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्टेनेबल नहीं रहता तो जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेट भी कर जाते हैं। अगर हम नीश की बात की जाए, नीश क्या है, इसकी प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन की वो उस पर्टिकुलर जगह पर रहकर कर क्या रहा है, उसका फंक्शनल रोल क्या है, वो उसकी इकोलॉजिकल नीश कहलाती है। द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम की वो उसका क्या प्रोफेशन है, उसकी क्या जॉब है, ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से जो है इंटरेक्ट करता है अपने बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में, उसमें उसका कि वो किस तरह से डाइट कर रहा है, क्या उसका रिप्रोडक्शन है, क्या किस तरह से वो कम्पीट कर रहा है अदर स्पीसीज़ के साथ। ये उसका सब कुछ इकोलॉजिकल नीश से हमें पता चलता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है। और यहाँ पे क्या पता चलता है कि वो कहाँ पर रह रहा है। तो हैबिटेट यानी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी उसका एड्रेस। नीश हमारा फंक्शनल पोजीशन से रिलेटेड है। तो अब हम नीश से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो अगर नीश की बात की जाए तो नीश हमें किसने दिया था, ये याद रखना है कि जोसेफ ग्रिनल नाम के एक इकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा दी गई ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। और अभी हम देखते हैं कि नीश और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कि जैसे अभी हमने बात की थी कि ट्री है, ये ट्री उनका हैबिटेट हो गया चिड़ियों का, ठीक है। लेकिन अब इस ट्री पे कौन सी चिड़िया क्या काम कर रही है, वो कहाँ कहाँ पे रह रही है, ये उसका इकोलॉजिकल नीश है। जैसे आप देखेंगे कि ये वाली जो चिड़िया है ये यहाँ इस वाले एरिया में रह रही है, ये वाली जो चिड़िया है ये इस वाले एरिया में रह रही है, यहाँ पे अपना खाना खाती है, और ये वाली जो चिड़िया है यहाँ पे रह रही है। तो देखेंगे कि हैबिटेट तो इनका पूरा ये हो गया ट्री, लेकिन इनकी नीश जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमने नीश देख लिया। नीश ओवरलैप जैसा भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, यानी जब दो स्पीसीज़ की एक जैसी नीश हो जाए तो उस नीश में जो डोमिनेंट स्पीसीज़ होगी वो आउट कम्पीट कर देती है दूसरी वाली स्पीसीज़ को, यानी उस लंबे समय में सिर्फ एक ही स्पीसीज़ जो है सर्वाइव कर पाती है। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर गोज लॉ, ठीक है दोस्तों। तो नीश ओवरलैप की वजह से क्या होता है कि एक स्पीसीज दूसरी को आउट कम्पीट कर देती है, जिसको हम समझते हैं गोज लॉ के थ्रू। अब इसको निश ओवरलैप को कम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग का, यानी जो आप है अपने रिसोर्सेज पार्टीशन कर लेते हैं कि भाई तुम ये करना, वो हम ये खा लेंगे, ऐसा करके, मतलब आपस में तो वो नहीं इस तरह से बात करते, लेकिन वो एक प्रोसेस चल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक हैबिटेट है, बहुत क्लोज हैबिटेट है, यहाँ पे उनका बहुत क्लोज निश है। तो इन्होंने आपस में क्या किया, डिवाइड कर लिया कि भाई जो ये फ्लेमिंगो है ये थोड़ा डीप जाके करेगा, क्योंकि इसकी देखो नेक पे आप देखेंगे कि इतनी इसकी बड़ी है, तो यानी ये इतना खा सकता है अंदर तक जाके घुसा घुसा के अपने गर्दन को। ये डक है, ये थोड़ी सी कम, इसकी गर्दन छोटी है, तो यहाँ पे ये वाले इस चीज़ यहाँ पे जो उसको फूड मिलेगा ये खाएगा। ये एवोकेडोज हैं, ये आप यहाँ पे ये खाएंगे, ठीक है। ये ऑयस्टर है, इसकी थोड़ी चोंच छोटी है तो ये खाएगा। ये फ्लावर्स है ये खाएंगे। तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो रिसोर्स पार्टीशनिंग नहीं कर पाते वो फिर और वहाँ से फिनिश हो जाते हैं। तो आइए इकोलॉजिकल नीश पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2024 के प्री का क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इकोलॉजिकल नीश से एसोसिएटेड। तो देखिए, डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश। सही बात है कि भाई जो डोमिनेंट होगी वो उतना ब्रॉडर स्पीसीज को ऑक्यूपाई करेगी, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो लार्ज हो जाएंगी इकोलॉजिकल नीश में अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे, ठीक है। उसको देखते हैं एक बार। अब दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो जाएंगी इकोलॉजिकल नीश में अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं कि डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज बिकम मिनिमम इफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर सिंगल स्पीसीज की जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी अगर इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है रिसोर्स का। सिंपल सी बात है, अभी आपने देखा कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की डोमिनेंस कम हो गई, तो यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, वो अब हम देखते हैं कैसे, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट है। सही बात है भाई, अगर रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं तो कोई स्पीसीज़ वैनिश ही क्यों होगी, कंपटीशन उनका इतना नहीं होगा क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं अच्छे खासे, तो खा लेंगे। तो बचा हमारा स्टेटमेंट ये गलत। अब ये हमारा बचा हुआ स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये हमारा लेखपाल का क्वेश्चन आप देखेंगे कि विच प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम प्रोसेस कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनेटली। भाई कौन सा लो है, अभी आपने देखा ये हमारा गोज लो है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है कि होम्योस्टेसिस यानी कि इकोसिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने आप को इक्विलिब्रियम यानी एक
कांस्टेंट स्टेट में बनाए रखने की कोशिश करता है, एक स्टेबल डायनामिक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है जब डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस एंड एनवायरमेंट स्ट्रेसर्स। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कि दोस्तों जैसे ही हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स की अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो फिर जू प्लैंक्टन्स भी इंक्रीज होंगे। अब जू प्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो भाई इनको ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स चाहिए ना खाने के लिए, तो वो ज़्यादा खाएंगे तो फिर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है थोड़े धीरे धीरे कम हो जाएंगे एंड एक लास्ट में आके एक इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये इंक्रीज और ये नेगेटिव फीडबैक आया, इससे होम्योस्टेसिस आ गया। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ स्पीसीज, यानी किसी भी स्पीसीज़ का कितना ज़्यादा साइज़, कितना ज़्यादा नंबर एक इकोसिस्टम सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकता है, उसको हम स्पीसीज़ कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये हमारी बकेट है, अब ये बकेट 5 लीटर इस पानी ले सकती है, तो यानी इसमें हम 5 लीटर तक पानी ही डाल सकते हैं, यानी इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर। सिमिलरली इसी तरह से हमारा इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के कितने ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इसका हम एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा टाइम है, ये पॉपुलेशन है। अब दोस्तों जैसे टाइम के साथ साथ स्लो ग्रोथ होगी धीरे धीरे, फिर उसके बाद फास्ट ग्रोथ होगी और धीरे धीरे जब लास्ट में आके फिर स्लो ग्रोथ होगी और लास्ट में आके एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हमारी ग्रोथ हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक एस शेप कब है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैरिंग कैपेसिटी का क्या आइडियल कर्व होता है, वो आप देखेंगे कि एस शेप्ड कर्व होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कैरिंग कैपेसिटी हो गई। अब हम नेक्स्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को देख लेते हैं। ये क्या है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी किसी भी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के थ्रू हम मेजर करते हैं। यानी मैट्रिक दैट मेजर्स हाउ मच नेचर इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ पर्सन, लाइफ स्टाइल और पॉपुलेशन। उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या इकोसिस्टम से हमें चीज़ें चाहिए होंगी, वो हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड, भाई लैंड चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा आप सबको रहने के लिए, रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये सब हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के थ्रू देखते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि कैलकुलेट द बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सोर्सेज एंड इंडिविजुअल पॉपुलेशन और एक्टिविटी कंज्यूम्स एंड एब्जॉर्ब्स द वेस्ट दे जनरेट। यानी उनके प्रोडक्शन के लिए क्या वो कंज्यूम करते हैं उसके लिए, उसके साथ साथ जो वेस्ट वो जनरेट करते हैं उस सब के लिए क्या क्या सोर्सेज चाहिए, हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स के थ्रू जो है मेजर करते हैं। इसकी यूनिट ग्लोबल फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अब हम कैरिंग कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बीच का डिफरेंस देखें तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि कितने ऑर्गेनिज्म हम सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। जबकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है कि हमें क्या क्या सपोर्ट रिसोर्सेज चाहिए होंगे इन ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए। भाई पानी चाहिए होगा आपको, लैंड चाहिए होगी, फॉरेस्ट चाहिए होंगे, ये सब हमारा क्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कैरिंग कैपेसिटी आपने देख ली, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, ये सब आपने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि हमारा CO2 का मीथेन, जो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन जो नेट जीरो वाला हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जितना हम कार्बन रिलीज़ करें उतना अगर हम उसको सिक्वेस्ट्रेट कर ले या फिर उसको रिसाइकिल कर दे किसी तरह से, वो हमारा नेट जीरो का टारगेट है। अब ये 2025 का हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है भाई कि द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी जिस रेट से हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फ्रॉम एनवायरमेंट, शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ जनरेशन। भाई अगर हम रेट जनरेट तो कर रहे हैं 2 लेकिन हम निकाल रहे हैं 3, तो क्या हम कैरिंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगी, नहीं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरा हमारा कि जो जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। सही बात है भाई कि जितना हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो उसके बराबर होना चाहिए जितना हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सही बात है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ओनली 2। तो आपने देखा कि किस तरह से जो आप पढ़ रहे हैं उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है एग्जाम में, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ते रहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट की। अभी आपने देखा था कि इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो फंक्शनल यूनिट किस तरह से है, वो 4 प्रोसेस के थ्रू जो है फंक्शनल अपना करता है। फर्स्ट हमारा प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, थर्ड हमारा एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो पहले हम प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन या फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से। तो अब प्रोडक्टिविटी को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, यानी बायोमास जो प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट्स के द्वारा थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब वो कैसे कि भाई सनलाइट आएगी, सनलाइट से फिर जो एनर्जी है उसको वो केमिकल एनर्जी से में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से अपना फूड बनाएंगे, वो सब प्रोसेस क्या हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी 2 तरह की प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी जितना भी टोटल मैटर प्रोड्यूस हो रहा है वो हम वो देखते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन जब हम मैटर को प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ हमारी जो एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन में प्लांट्स के द्वारा लूज हो जाती है। तो GPP माइनस रेस्पिरेशन को ही हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
तो आई थिंक यहाँ आपको समझ आ गया होगा। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनता है कंज्यूमर्स के द्वारा, यानी जो प्लांट्स इन्हें प्रोडक्टिविटी जनरेट की, अब इन प्लांट्स को जो कंज्यूम करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, तो जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करने के बाद नया ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो आइए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ओपन ओशंस हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ओपन ओशन की प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग 24%, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनकी 22%। अब आप कहेंगे कि भाई ओपन ओशंस हैं, इनमें तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है, फिर इनकी प्रोडक्टिविटी और बायोमास कहाँ से ज़्यादा होगा। दोस्तों ज़्यादा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही होता है, लेकिन क्या है कि ओपन ओशंस का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा होता है, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल जो एवरेज निकल के आता है वो रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आप ये चार्ट दिया गया है अपने अकॉर्डिंगली फॉरेस्ट का या फिर प्रोडक्टिविटी है, इसको आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि जो प्रोडक्शन होता है एट द ऑटोट्रॉफ लेवल, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सही बात है, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स के द्वारा प्रोडक्टिविटी हो या बायोमास जनरेट होता है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। सही बात है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेट्रोट्रोप लेवल। हेट्रोट्रोप क्या होता है, यानी जो ऑटोट्रोप को खाते हैं उसके बाद जितने भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक कहलाते हैं। तो ये भी हमारा सही है, तो उसका आंसर होगा हमारा बोथ 1 and 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन, जो हमारा फंक्शनल यूनिट का एक पार्ट था। डिकम्पोजिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, यानी डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की नीड चाहिए होती है। उसके साथ साथ वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, जबकि लो टेम्परेचर और एनाएरोबिक कंडीशंस में जो डिकम्पोजिशन है उसका रेट कम हो जाता है। अगर डिकम्पोजिशन की बात की जाए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आप याद कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तो पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, जो हमारे डेट्राइटिवोर्स होते हैं वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको थोड़ा सा ब्रेक करना शुरू करेंगे। उसके बाद लीचिंग यानी केमिकल्स जो हैं उसमें वो प्रोड्यूस करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे। फिर कैटाबॉलिज्म होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा यानी ह्यूमस उसमें ऐड होगा, उसके बाद मिनरलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के। अब हम देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन और डेट्रीवोर्स यानी डिकम्पोजर और डेट्रीवोर्स में क्या डिफरेंस है। जो डेट्रीवोर्स है वो किसी भी जो मैटर है उसको किस तरह से वो उसको इंजेस्ट करते हैं, लार्ज पीस ऑफ डेड मैटर, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करते हैं इंटरनली। जबकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं एक्सटर्नली टू डिजोल्व डेड मैटर। तो अब आपने क्या देखा कि डेट्राइटिवोर इंजेस्ट करेंगे और जबकि डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे एंजाइम्स को। और जो डेट्राइटिवोर्स हैं वो भी एक तरह के डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, ये हमारे डिकम्पोजर्स हो गए। उसके बाद ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो डेट्राइटिवोर्स में हमारे अर्थवॉर्म्स आ गए, मिलीपेड्स आ गए, डंग बीटल, वुड लाइस, स्लग्स एटसेट्रा। और डिकम्पोजर्स में हमारे मशरूम, फंजाई, मोल्ड्स एंड वेरियस बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, वो एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा डेट्राइटिवोर है, या फिर पूछ लेंगे इनमें से कौन सा डिकम्पोजर नहीं है, या फिर कौन सा डिकम्पोजर है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की बात की जाए तो एनर्जी फ्लो में हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स यानी जब भी हमने देखे प्लांट्स वगैरह, उनसे लेकर जो टॉप कंज्यूमर्स हैं हमारे, उन तक एनर्जी किस तरह से जो है फ्लो करती है, किस तरह से चलती है। तो इसमें हम ये सब देखेंगे। और एनर्जी फ्लो की बात की जाए तो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, यानी प्रोड्यूसर्स लेके कंज्यूमर्स तक होगी, एक डायरेक्शन तक चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें कि जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, उसके अलावा जो सन है वो एक ओनली सोर्स रहता है एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, यानी एक ड्राइवर सोर्स है। स्टार्टिंग के जो यहाँ से पुश मिलता है वो एनर्जी सोलर एनर्जी से ही मिलता है। सोलर एनर्जी इज द प्राइमरी सोर्स यानी ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम। अब जो हमारा एनर्जी है उसको हम ट्रॉपिक लेवल के इंटरेक्शन के थ्रू समझेंगे कि एनर्जी किस तरह से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक चलती है। अब हम ट्रॉपिक लेवल का भी अगर बाई चांस वो पूछ लेता है तो हमने इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। ट्रॉपिक लेवल क्या है कि एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक जो फूड चेन है या फिर एक जो हमारा पिरामिड है उसमें किस तरह से एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या प्लेस है उस चेन में, वो उस ऑन द बेसिस ऑफ दियर न्यूट्रिशन और फूड, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल को जो हमारा एनर्जी फ्लो है, अब जो एनर्जी फ्लो है उसको हम और ट्रॉपिक लेवल उसको हम 3 तरह से समझेंगे। पहला हमारा फूड चेन, दूसरा फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आइए हम पहले फूड चेन की बात कर लेते हैं। फूड चेन दोस्तों क्या होता है कि हमारा लीनियर सीक्वेंस यानी एक लाइन वाइज होता है, यानी एक लाइन टू लाइन जो है चला जा रहा है, जो दिखाती है हमें कि किस तरह से जो एनर्जी है और न्यूट्रिएंट्स हैं वो पास होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इन एन इकोसिस्टम। तो ये हमारी फूड चेन है। तो अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे। 2 तरह की फूड चेन होती है, पहला हमारा ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी हमारी डेट्राइटस फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो किससे शुरू होती है, ग्रीन प्लांट से शुरू होती है, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एंड्स होती है कंज्यूमर्स के। तो आप इसको आप देख सकते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, तो प्लांट है हमारा, प्लांट ठीक है, इसको हमारा कैटरपिलर ने खाई है, अपनी प्राइमरी कंज्यूमर
कंज्यूमर हो गई, फिर कैटरपिलर को लिजर्ड ने खाया, ये हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, और फिर इसको स्नेक ने खाया। तो ये एक चेन देखेंगे कि ये इससे ये लिंक हो रहा है, इससे ये लिंक हो रहा है, ये इससे लिंक हो रहा है, और ये क्या है, एक लीनियर है, ठीक है, एक लाइन में चली जा रही है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम एक्वाटिक की बात की जाए तो एक्वाटिक में हमारे आप देखेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, उसके अलावा हमारी जिसमें एल्गे हो गया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये सब आते हैं, ये हमारे क्या है, ऑटोट्रोप्स, यानी ये खाना बना रहे हैं सनलाइट से लेके। फिर इनको कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन खाएंगे। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगी, तो थोड़ी बड़ी फिश होगी, बड़ी मछली, छोटी मछली को खा जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हेटरोट्रोप्स चले जा रहे हैं। उसके बाद पेलिकन, और आप ये भी देखेंगे कि ऑटोट्रोप्स यानी जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, हेटरोट्रोप्स यानी जो ऑटोट्रोप्स पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। तो ये आपने एक फूड चेन देखी। इसको आप एक ट्रॉपिक लेवल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि पहला ट्रॉपिक लेवल पे क्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मैं इसको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। वो पूछ लेगा कि सेकंड जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो कौन से लेवल पे आएंगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे। तो इस तरह के भी, और कभी कभी हम इन क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान से चलना है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे जो ग्रीन प्लांट्स हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर कौन होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स भी जिनको हम बोलते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को या फिर प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आता है भाई, सेकंड कंज्यूमर। तो इसको ऐसे याद करते चलना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद अपेक्स प्रेडेटर्स। अगर वो हर्बीवोर कार्निवोर में पूछे तो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ऑटोट्रोप्स, फिर हर्बीवोर, कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, और वल्चर, ईगल्स, लॉयंस एंड एटसेट्रा। तो आपको ये ट्रॉपिक लेवल भी ध्यान में रखते चलना है। ठीक है भाई, घास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा, रैबिट को कौन खाएगा भाई, लायन खाएगा। इस तरह से आपको ये फूड चेन ध्यान रखनी है। अब ये हमने देखा ग्रीन फूड चेन, यानी जो हमारी ग्रीन प्लांट से शुरू होती है। अब हम बात करें डेट्राइटस फूड चेन की, तो डेट्राइटस फूड चेन हमारी डेड ऑर्गेनिक मटीरियल से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। यानी जैसे कि हमारी पत्तियाँ भाई झड़ गई, ये नीचे गिर गई, अब इसका डेट्राइटस बन गया, ये ठीक है डेड ऑर्गेनिक हो गई, तो उसको फिर क्या खाएंगे, हमारे डिकम्पोजर, डेट्राइटिवोर्स। जैसे अर्थवॉर्म है उस पर एक्ट करेगा, फिर अर्थवॉर्म को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो ये हमारी डेट्राइटस से शुरू हुई। अब आपने पहले भी देखा होगा कि भाई मेंढक को ये सांप तो पहले भी दिखाए हुए हैं, लेकिन वो आप देखेंगे कि भाई वो शुरू हुई थी हमारे ग्रीन प्लांट से, भले ही उसमें ये रैबिट वगैरह आ गए, लेकिन ये शुरू हुई है हमारी डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, तो इसकी अगर हम देखें तो डेड मैटर है उसको कौन खाएंगे, डिकम्पोजर्स, फिर डिकम्पोजर्स, डेट्राइटिवोर्स, ये आगे पीछे भी हो सकता है, और ये हमारे फिर लास्ट में प्रेडेटर्स। अगर नोट की बात की जाए तो भाई एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो मेजर कंड्यूट होती है एनर्जी फ्लो, यानी जो मेजर एनर्जी है वो इसी के थ्रू आती है। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लार्ज फ्रैक्शन एनर्जी हमारे डेट्राइटस फूड चेन से आती है। हम लोगों को लगता है कि भाई उससे आती होगी हमारे ग्रेजिंग फूड चेन से, लेकिन ये क्या है कि डेट्राइटस फूड चेन से आती है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो मैटर है वो हमारा डेट्राइटस में रहता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको जब डिकम्पोजर्स और डेट्राइटिवोर्स कंज्यूम करते हैं तो वो डेट्राइटस फूड चेन बनाता है। चलो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं फूड चेन से रिलेटेड, कि फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। सही बात है, ऑर्डर बताना ना कि बोले भाई घास को घास है, घास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा, रैबिट को कौन खाएगा, लियन खाएगा, तो ये पूरा ऑर्डर बता रहा है। सही बात है। अब फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में ऐसा थोड़ा है कि भाई रैबिट को रैबिट ही खाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है ना, रैबिट को तो कोई और खा रहा है, तो ये विद इन द पॉपुलेशन नहीं है, तो ये हमारा आंसर गया। दूसरा, फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज ईटन बाय अदर्स। भाई ये बताओ कि इसमें ये थोड़ा ही बता रहा है कि कितने रैबिट कौन खा रहा है, कितने रैबिट, ये तो नहीं, बस ये पता चला कि रैबिट खाया जा रहा है, लेकिन कितने रैबिट खाए जा रहे हैं ये तो नहीं पता चल रहा ना, तो ये भी हमारा फूड चेन से नहीं पता चलता। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर ओनली 1 है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। अब ग्रेजिंग में भी हमने टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक देखा था। एक्वाटिक वाले को हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वो पूछ लेता है कि एक्वाटिक में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है। तो एक्वाटिक की बात की जाए तो दोस्तों उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, सीवीड्स, उसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स, जो एक हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स है वो भी आते हैं, तो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए। ठीक है दोस्तों, और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से। फिर सेकेंडरी हमारे हर्बीवोर कंज्यूमर्स, यानी जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, जिसमें हमारे जू प्लैंक्टन्स आ गए, कॉकल्स आ गए, और क्रस्टेशियंस आ गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा फर्स्ट, अब ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर थे, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर है। इसमें हमें आएंगे जैसे हेरिंग्स आ गया, हेरिंग्स, बिगर फिशेज, शार्क एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड लेवल कार्निवोर कंज्यूमर हो गया, थर्ड लेवल कार्निवोर कंज्यूमर हो गया, ये टॉप शार्क वगैरह, मतलब ये टॉप लेवल है, यहाँ तक चलता रहेगा। ये सब क्या आएंगे, कार्निवोर्स में आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं फूड वेब। अब फूड चेन क्या थी कि भाई एक लीनियर था कि एक लाइन है, पूरी सीक्वेंस बना जा रहा है। फूड वेब क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कि अब ऐसा है कि भाई अब ये शेर है, इसके पास अगर हिरन अवेलेबल है तो हिरन को खाएगा, ऐसा थोड़ा कि भूखा बैठा रहेगा, बस मैं अब हिरन नहीं खाऊंगा, हिरन नहीं मिलेगा तो मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। ठीक है, ये इसको जो कुछ और मिलेगा वो भी खाएगा, तो ये एक फूड वेब है। और इससे फूड वेब का क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज इन केस अगर उसको कुछ हो जाए, वो नंबर में कम हो जाए, तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो कोलैप्स ना करे, उनके पास ऑप्शंस रहे कि हाँ वो
कहीं और से अपनी जो भूख मिटा सके। तो ये हमारा फूड वेब हो गया। फूड वेब देखेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड नेटवर्क होता है मल्टीपल फूड चेन्स का, यानी मल्टीपल फूड चेन आपस में इंटरलिंक रहती हैं, जिससे हमें एनर्जी के फ्लो का पता चलता है। तो आई थिंक फूड वेब आपको पता चल गया होगा क्या है कि फूड वेब और फूड चेन में क्या डिफरेंस है। चेन जो फूड चेन है वो लीनियर है, फूड वेब कॉम्प्लेक्स मल्टीपल फूड चेन का एक नेटवर्क है। तो अब हम देख लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम क्या होते हैं, जो ट्रॉपिकल लेवल है जब हम उनको डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं तो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाते हैं। इनमें हम 3 कैटेगरीज हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहली कैटेगरीज हमारी हो गई पिरामिड ऑफ नंबर की, जिसमें हम देखते हैं कि कितना नंबर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पर है। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स यहाँ पे नंबर में है, फिर जो हार्बीवोर वो थोड़े से कम नंबर में है प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में, फिर प्राइमरी कार्निवोर जो हमारे वो थोड़े और कम नंबर में है, धीरे धीरे करते हुए नंबर कम होता जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें हमें पता चल रहा है कि कितना नंबर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है इन एन इकोसिस्टम। ये आप सेकंड देख सकते हैं। तो दोस्तों पिरामिड ऑफ नंबर यानी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। अब अगर इन पिरामिड की बात की जाए तो दोस्तों ये अपराइट भी हो सकता है, यानी सीधा, जैसे आप देख सकते हैं ये सीधा है। और ये आपको कौन से इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रास हो गया ये वाला, दूसरा पोन्स में। ठीक है, अब दोस्तों ये अपराइट होने के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड कैसे, जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक पेड़ है, इस पेड़ ने इन सारी चिड़ियों को घर दिया हुआ है, ये सारी चिड़ियाँ उस पर रह रही हैं, अपना खाना खा रही हैं। ठीक है, सिर्फ एक पेड़ पर। अब इन सारी चिड़ियों से रिलेटेड कई सारे पैरासाइट्स हैं, लाइसिस हैं, वो उनसे खाना खा रहे हैं। अब ये तो कुछ ही चिड़ियाँ हैं लेकिन इन सारी चिड़ियों पर इतने सारे पैरासाइट्स रह रहे हैं। उसके बाद फिर हाइपर पैरासाइट्स। तो आपने क्या देखा कि अपराइट होने के साथ साथ जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है वो इन्वर्टेड भी होता है। अब इन्वर्टेड के अलावा ये स्पिंडल शेप भी हो सकता है कि भाई प्रोड्यूसर्स एक कम है, हर्बीवोर की मात्रा बढ़ी, फिर दोबारा से कार्निवोर की मात्रा कम हो गई। तो ये हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर। अब इस पिरामिड ऑफ नंबर में कुछ थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स है, क्योंकि एकदम से हमें एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं मिल जाएंगे ना कि भाई कितने नंबर्स थे, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी खामियां रह जाती हैं। तो इसीलिए आया फिर हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास की भाई हम बायोमास से कैलकुलेट करेंगे। बायोमास क्या होता है आपको पता है कि टोटल ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, बायोमास। तो हर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पर कितना बायोमास है वो उसको जब हम स्टडी करते हैं वो हम पिरामिड ऑफ बायोमास के थ्रू स्टडी करते हैं। बायोमास को हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये पिरामिड ऑफ बायोमास भी हमारा अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, इनका जो बायोमास है इतने केजी है। ये हार्बीवोर है, इनमें थोड़ा बायोमास कम हुआ, कार्निवोर है, इनमें थोड़ा बायोमास कम हुआ, फिर टॉप कार्निवोर है, उसमें थोड़ा बायोमास कम हुआ। तो आप देखेंगे कि हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें अपराइट बायोमास का पिरामिड देखने को मिलता है, जबकि एक्वाटिक सिस्टम में क्या है कि भाई हमारे प्रोड्यूसर्स थोड़े कम हैं। ठीक है, और ऊपर से ये कम समय के लिए रहते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं इनकी लाइफ स्पैन भी कम होता है और इनमें जो बायोमास है वो भी कम होता है। तो इसीलिए इनका बायोमास कम है। फिर उसके बाद जो हार्बीवोर यानी थोड़ी स्मॉल फिशेज आई, उनका बायोमास उनसे थोड़ा सा बड़ा है, और जो टॉप कार्निवोर है उसका बायोमास ज़्यादा है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो दोस्तों प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं अगर हम देख लें, टीनी फाइटोप्लैंक्टन्स दैट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली। ये मैंने आपको बताने के लिए ऐसे ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास आपको समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि वो इन्वर्टेड भी हो सकते थे, अपवर्ड भी हो सकते थे, स्पिंडल शेप भी हो सकते थे, लेकिन जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी वो है वो ऑलवेज अपराइट होगा, वो हमेशा सीधा होगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि इसको हम 10% लो के थ्रू देखते हैं। 10% लो क्या कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक चलती है तो वो सिर्फ उस एनर्जी का 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाती है, जो बाकी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए जो हमारी पिरामिड ऑफ एनर्जी है और ये यूनिडायरेक्शनल है और एनर्जी एक दिशा में चलती है। और ये जो लो है ये किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने। इसको याद रखना है कि ये किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा ट्रॉपिक लेवल है। ये हमारे प्लांट्स हैं, 100% एनर्जी मिली इन्हें सन से। ठीक है, अब इनका 100% का क्या बचा भाई, 10%। अब 10% एनर्जी इन्होंने ग्रास ऊपर को कर दी, फिर धीरे धीरे एनर्जी जो है कम होती चली जाएगी। अब आप देखेंगे भाई एनर्जी किस तरह से कम हो रही है। इस एनर्जी जो कम होने की वजह से ही जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है वो मैक्स टू मैक्स 5 to 6 लेवल तक पहुंच पाता है, उसके बाद जो है वो जाकर खत्म हो जाता है। उसका कारण यही है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे अच्छे आपको डायग्राम दिखे हुए हैं, इनसे आप अपनी मेमोराइजेशन अच्छी कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ पिरामिड हमेशा सीधी ही होगी, और हमारी जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। लॉजिक के साथ आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इनका टाइम स्पैन भी कम है जो प्रोड्यूसर्स हैं, और जबकि कार्निवोर का टाइम स्पैन ज़्यादा है, बायोमास इनका थोड़ा कम रहता है। और ये आपने पिरामिड ऑफ नंबर देखा कि अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है और स्पिंडल शेप भी हो सकता है। तो आओ दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। उससे रिलेटेड क्या दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि भाई हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसने कुछ ऐसा सब्सटेंस खा लिया जिसको वो
एक्सक्रीट नहीं कर सकता, और वो सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, मतलब वो सब्सटेंस अब ज़िंदगी भर के लिए उसकी बॉडी में रहने वाला है। तो धीरे धीरे अब मान लो उसने आज खाना खाया, उसमें इतना सा सब्सटेंस आया, कल खाना खाया वही, उसमें थोड़ा और सब्सटेंस आया, तो ज़िंदगी भर उसके पूरे लाइफ स्पैन में वो सब्सटेंस कितना एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। ठीक है, ये हमारा बायो एक्यूमुलेशन हो गया। जबकि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे ये हमारा एनिमल था, इसने खाना खाया, ठीक है, फिर इसको किसी और ने खाया, उसमें फिर इसको थर्ड एनिमल ने आया खाया, हम थोड़ा सा उसके थ्रू देखेंगे तो इसको बोलते हैं ये बायो मैग्नीफाई होता चला जाता है। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, जबकि ये क्या होता है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है बायो मैग्निफिकेशन। सब्सटेंसेस इसमें न्यूट्रिएंट्स और पोल्यूटेंट्स भी आ सकते हैं, जबकि इसमें सिर्फ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो है बायो मैग्नीफाई ज़्यादातर होते हैं। मैकेनिज्म देखा जाए तो ये कैसे होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एनवायरमेंट। भाई अब जो ये एनिमल था, इसने एनवायरमेंट से अपना खाना लिया, डायरेक्ट इनटेक लिया, तभी तो उसके अंदर बायो एक्यूमुलेशन हुआ। जबकि जो बायो मैग्निफिकेशन अगर इस एनिमल ने इस छोटे एनिमल को खाया तो इसने डायरेक्ट एनवायरमेंट से नहीं लिया, इसने इस एनिमल से जो है वो पोल्यूटेंट लिया। तो ये ट्रांसफर ऑफ एंड इंक्रीज ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन थ्रू द फूड चेन, यानी फूड चेन से उसके अंदर जो है वो सब्सटेंस आया। हेल्थ इंपैक्ट क्या होता है कि भाई टॉक्सिसिटी होती है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को ही वो परेशान करता है, जबकि वो टॉप प्रेडेटर्स तक परेशान करता है बायो मैग्निफिकेशन। इसको हम एक इमेज की तरफ देख लेते हैं कि देखो भाई ये मछली थी, इसने पानी में कुछ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स थे वो खाए, वो थोड़ा सा इतना लेवल था, फिर ये लेती गई वो बढ़ाकर फिर और बढ़ा, फिर जिनकी जब इसकी पूरा लाइफ टाइम में उसने इतना एक्यूमुलेट कर लिया। जबकि बायो मैग्निफिकेशन क्या है कि भाई ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इनके अंदर कुछ हमारा हार्मफुल पोल्यूटेंट्स थे, फिर इनको छोटी मछली ने खाया तो उसके पोल्यूटेंट्स इनमें आ गए, फिर इनको बड़ी मछली ने खाया, अब देखो भाई ये लास्ट वाली जो मछली है इसमें कितना सारा जो है वो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आ चुके हैं। तो ये हमारा बायो मैग्निफिकेशन होता है। अब कुछ सब्सटेंस जो बायो मैग्नीफाई होते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला DDT, ठीक है दोस्तों, जो मॉस्किटोज़ को मारने के लिए लाए गए थे। उसके अलावा POP यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। उसके अलावा हमारा डिक्लोफिनैक जो वल्चर्स के उसमें देखा गया था, जिससे वल्चर का जो है स्पीसीज डेंजर में आ गई थी, इंडियन वल्चर्स की। यानी जनरली कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो लॉन्ग लीव होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में, फैट्स में सोल्यूबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो मोस्टली जो है बायो मैग्नीफाई करते हैं और बायो एक्यूमुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड एक लेखपाल में क्वेश्चन आया था, तो देख लेते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। भाई इंडिविजुअल में नहीं कह रहा है, वो ट्रॉपिक लेवल्स में कह रहा है, तो उसको फूड चेन भी लिख दिया देखो उसने, तो वो क्या कहलाएगा भाई, बायो मैग्निफिकेशन कहलाएगा। इन भैया ने गलत कर दिया आंसर, सुपोषण लिख दिया, तो क्या कहलाएगा, बायो मैग्निफिकेशन कहलाएगा। तो आई थिंक आपने बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन समझ लिया। अब हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा इकोलॉजिकल सेक्शन, उसको हम देख लेते हैं। इकोलॉजिकल सेक्शन क्या होता है भाई कि ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज किसी भी स्पीसीज़ की कंपोजिशन में हो रहा है इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सेक्शन। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें धीरे धीरे किस तरह से स्पीसीज़ बन रही है, उनका क्या कंपोजिशन है, क्या इस तरह से उनका स्ट्रक्चर बन रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सेक्शन। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, आप देख लीजिए, और इकोलॉजिकल सेक्शन भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी दैट इज़ नियर इक्विलिब्रियम, यानी लास्ट स्टेज होती है हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन की, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो वही ना कि जब एक पूरा स्टेबल बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, तो जो लास्ट लेवल की स्टेज होती है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। सीर हमारा क्या होता है कि एक एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी जो चेंज होने वाली है ना पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बोलते हैं सीर। और नेचर ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे दो तरह के सक्सेशन देखने को मिलते हैं, जो प्लांट्स में होते हैं इन वेट एरियाज़, तो उसको हम ये हाइड्रा से वाटर से देख लो भाई हाइड्रैक, और जो ड्राई एरियाज़ में होते हैं उनको हम ज़िराक एरिया का सक्सेशन बोलते हैं। पायोनियर स्पीसीज़ क्या होती है, पायोनियर स्पीसीज़ जो एक बेयर एरिया को इन्वेट करती है, यानी एक खाली एरिया पड़ा हुआ था तो इसमें सबसे पहले जो भी स्पीसीज़ आके रहना शुरू करेगी उसको हम बेयर एरिया, उसको हम पायोनियर स्पीसीज़ बोलते हैं, जो मोस्टली क्या होते हैं लाइचेंस और फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो आइए हम एक बार इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझ लेते हैं। ये दो टाइप का होता है हमारा, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। ये दोस्तों देखेंगे आप कि एक जगह थी जहाँ पे ये रोक है, कुछ नहीं था वहाँ पे, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी के साथ, हवा के साथ, ऑर्गेनिजम्स के साथ वहाँ पे एक हमारी पायोनियर स्पीसीज आनी शुरू करेगी, जो मोस्टली लाइचेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये लाइचेंस धीरे धीरे ग्रो करेंगे, फिर ये यहाँ पे केमिकल सिक्रेट करेंगे, उसके साथ साथ फिर थोड़ी हमारा बायोडाइवर्सिटी जनरेट होना शुरू करेगी, स्मॉल एनिमल प्लांट्स एंड लिचेंस, ग्रासेस, और धीरे धीरे करके हमारी क्या है क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी। तो ये हमारा है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन यानी सिर्फ बेयर रॉक से शुरू है, यानी इससे पहले यहाँ पे कोई इकोसिस्टम नहीं था। जबकि इसीलिए जब इसमें यहाँ पे नहीं था तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जबकि हमारा सेकेंडरी सक्सेशन जो है उसमें क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम था, पहले फॉरेस्ट था, लेकिन वहाँ पे आग लग गया, वो सारा खत्म हो गया है, लेकिन अब थोड़ा भले ही वो खत्म हो गया, लेकिन कुछ अंश तो कुछ तो उसका जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल था, जो भी था, फायर एशेस वहाँ पे उपलब्ध होंगे ना, तो इसी तरह से फिर धीरे धीरे यहाँ पे पायोनियर स्पीशीज़ आनी शुरू होगी और धीरे धीरे ये भी हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँच जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। तो आपने क्या देखा कि पायोनियर स्पीसीज़, इंटरमीडिएट स्पीसीज़ और हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, चाहे वो प्राइमरी सक्सेशन हो चाहे सेकेंडरी सक्सेशन हो। बस डिफरेंस ये रहता है कि पायोनियर स्पीसीज़ सेकेंडरी सक्सेशन में जो है उस बेयर एरिया पे नहीं आती, बेयर रॉक पे नहीं आती है, वहाँ पे थोड़ा सा पहले से जो है न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहता है।
तो हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के थोड़े से स्टेप्स देख लेते हैं क्या होते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेप्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं, स्टेजेस याद रखने ज़रूरी हैं। पहला क्या है, न्यूडेशन, यानी बैरन रॉक्स है उसका फॉर्मेशन होता है। तो अब वो कैसे है कि इरोजन होगा भाई, इस पर डिपोजिशन, विंड एटसेट्रा, ये सब फैक्टर्स वर्क करेंगे। न्यूडेशन के बाद क्या होगा, माइग्रेशन, यानी नई फॉर्म आएगी, जैसे आपने देखा लाइचेंस वगैरह। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स अराइव्ड आर कॉल्ड पायनियर्स। पायनियर्स आपने देखा लाइचेंस होते हैं मोस्टली। तो पहला न्यूडेशन, यानी भाई वो खाली पड़ा था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा जो फिजिकल फैक्टर्स उन्होंने इस पर वर्क करना शुरू हुआ। जब वर्क किया तो वहाँ पे एक पायनियर स्पीसीज़ आई। फिर उसके बाद एक्सेसिस, अब वो स्पीसीज़ आप अपने आप को थोड़ा सा स्टैब्लिश करेंगे अच्छे से थोड़ा। फिर उसके बाद एग्रीगेशन, एग्रीगेशन क्या होता है कि अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैब्लिश स्पीसीज, जो स्टैब्लिश हुई हैं स्पीसीज उनका मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कंपटीशन होगा कि भाई जो आपस में कॉम्पीट करेंगे एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सोर्सेज के लिए। फिर उसके बाद कंपटीशन होने के बाद जो बच जाएगा वो रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरी कम्युनिटी आपस में इंटरेक्शन होगा और एक कम्युनिटी दूसरे को अफेक्ट करेगी। लास्ट में जो भी हमारा एक बैलेंस बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा, उसको बोलेंगे हम स्टेबलाइजेशन। ये तो स्टेप्स आपको याद रखना है कि भाई न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सेसिस, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। अब आप देखेंगे कि यूपीपी से 2024 में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें उन्होंने सीक्वेंस ही पूछ लिया। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि पहले न्यूडेशन होगा भाई, फिर माइग्रेशन होगा, फिर एक्सेसिस होगा, फिर कंपटीशन होगा, फिर रिएक्शन होगा और फिर स्टेबलाइजेशन होगा। तो न्यूडेशन यहाँ पे नहीं है तो न्यूडेशन से नहीं, देखो माइग्रेशन है तो यानी माइग्रेशन से शुरू हो रहा है, माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन के बाद एक्सेस, ये आपने देख लिया। अब दोस्तों लाइचेंस से रिलेटेड हमने अभी देखा कि वो पायनियर कम्युनिटी होती है, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2025 का, ये पूछ रहा है कि वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन होते हैं। हाँ होते हैं, इसको हम देखेंगे क्यों होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरियाज, नहीं, पॉल्यूटेड एरियाज में ये अच्छे से नहीं रहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। करेक्ट आंसर पूछा हुआ है, इसका ओनली 1 है। तो लाइचेंस से रिलेटेड हम देख लेते हैं दोस्तों। पायनियर कम्युनिटी आपने देख लिया क्या है। तो अगर लाइचेंस की बात की जाए, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से मिलकर बने होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी किसका, फंगस का और एल्गे का, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है दोस्तों। अब लाइचेंस की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इनमें रूट्स नहीं होती, यानी लेग्स, रूट्स एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इनमें नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपना जो खाना है वो डायरेक्टली, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो अब जो ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट अपना खाना लेंगे, तो अब अगर एटमॉस्फेयर में दोस्तों पॉल्यूटेंट्स होंगे, ठीक है, हैवी मेटल्स होंगे, तो ये उसको भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब वो उनमें एब्जॉर्ब होते जाएंगे तो उनसे हमें पता चलेगा ना कि भाई पॉल्यूशन है या नहीं है। लेकिन और अगर इसके साथ देखा जाए तो ये सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन O3 हमारा। तो इसीलिए अगर इनकी मात्रा हमारी जो, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स अगर इनकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपने क्या देखा कि ये गुड इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि भाई एक तो इनके पास रूट्स और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ नहीं होते, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से अपना खाना लेते हैं, एटमॉस्फेयर में जिस तरह का खाना होगा उस तरह का ये कंज्यूम करेंगे। अगर पोल्यूशन होगा तो पोल्यूशन का इनसे पता चल जाएगा और ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं पॉल्यूटेंट एरियाज़ में, ठीक है दोस्तों। और अभी आपने देखा कि पायनियर स्पीसीज़ हैं, तो पायनियर स्पीसीज़ आई कहाँ से, तो ये अभी हमने ये भी पढ़ा था कि विंड हो गया, वाटर हो गया, ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है ये नियर बाय इकोसिस्टम से इनको वहाँ पे बेयर रॉक वाले एरिया में ले आते हैं। तो हमने लाइचेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिया। अब हमारा फोर्थ पार्ट जो था वो है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइकिल में हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, वो किस तरह से उनका मूवमेंट होता है हमारे इकोसिस्टम में थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कैरियर्स के थ्रू, उसको ही हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जियोकेमिकल साइकिल्स। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी हमारी दो तरह की होती हैं, गैशियस साइकिल्स और सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैशियस साइकिल्स यानी जो इनका रिजर्वियर है, जो इनका सोर्स है वो है गैसेस यानी एटमॉस्फेयर। अब जो हमारी ये साइकिल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये मोस्टली हमें कहाँ से मिलती है, मोस्टली क्या ये हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से। जबकि जो हमारा सेडिमेंट्री साइकिल है, इसका जो रिजर्वियर होता है हमारा, वो हमारा होता है रॉक्स या फिर हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। तो ये इनमें बस आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। मोस्टली यूपीपीसीएस में इनसे अलावा क्वेश्चंस नहीं आते, बस ये पूछ लेते हैं कि कार्बन साइकिल किस तरह से रेस्पिरेशन से जनरेट होता है। अगर आप कहेंगे तो एक छोटी सी वीडियो इन साइकिल से रिलेटेड भी हम लेके आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जिस इकोसिस्टम में, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें कुछ जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। उन्हीं सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट जो ह्यूमन फ्री में रिसीव करता है फ्रॉम हेल्दी फंक्शनिंग नेचुरल एनवायरमेंट्स इकोसिस्टम से, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे दोस्तों। प्लीज़ आप इनको ध्यान से पढ़ना। वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि सपोर्टिंग, बताइए ये सारे दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सी सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विसेज है, कौन सी कल्चरल है और कौन सी कल्चरल नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं सपोर्टिंग, यानी जो हमें सपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि वाटर साइकिल है, वो हमें पानी देने का, न्यूट्रिएंट साइकिल से हमें न्यूट्रिएंट सपोर्ट मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस से हमें खाना मिल रहा है, सोइल से हमारा खाना प्रोड्यूस होता है, तो ये हमें डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हमारी सपोर्टिंग
सर्विसेज हो गई। जबकि रेगुलेटिंग यानी जो सिस्टम अभी हमने देखा था कि होम्योस्टेसिस होता है, वो अपने आप को एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है जो हमारा इकोसिस्टम है। तो जैसे एयर क्वालिटी मेंटेनेंस की एयर क्वालिटी हो गया, हमारा वाटर रन ऑफ हो गया, वेटलैंड्स हो गए, वो हमारे जो पानी है उसमें एक्वीफर की तरह वर्क करते हैं। तो ये सब हमारी रेगुलेटिंग सर्विसेज होगी इकोसिस्टम की। उसके अलावा अगर हम कल्चरल सर्विसेज देखें कि हमारे सेक्रेड ग्रोव्स हैं, उनसे हमारी कल्चरल जो वैल्यूज़ है वो एसोसिएटेड रहती हैं। तो ये सब हमें कल्चरल वैल्यूज़ मिलती हैं, जैसे कि एथिकल वैल्यूज़, रिक्रिएशन, जब हम टूरिज्म, जो लेक्स हैं हमारी, रिवर्स हैं, उनमें हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, टूरिज्म करते हैं, वो हमारी कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज में आती है। फिर प्रोविजनिंग में क्या आता है कि जो हमें डायरेक्ट फूड मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है, फाइबर, बायोमास, नेचुरल मेडिसिन, ये हमारी प्रोविजनिंग सर्विसेज में आते हैं। तो इन प्रोविजनिंग सर्विसेज में जो हमें डायरेक्ट खाने पीने को मिल रहा है, सपोर्टिंग मतलब जो इंडायरेक्ट हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम ले रहे हैं, वाटर साइकिलिंग के थ्रू हमें रेन वगैरह मिल रहा है वो। रेगुलेटिंग में जो एनवायरमेंट अपने आप को रेगुलेट करता है ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे, वेटलैंड्स हो गए हमारे, एक्वीफर्स हो गया। कल्चरल में जैसे कि हमारे एथिकल वैल्यूज़ वगैरह ये सब हो गई। इसको अगर आपको रिवाइज करना है तो एक डायग्राम और है, इसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं कि प्रोविजनिंग में आप देखेंगे कि फिश खाना को मिलते हैं, लकड़ी मिलती है हमें, पॉलिनेशन के थ्रू जो प्लांट्स है ये जनरेट होते हैं, मतलब हमें क्या, ठीक है, टेम्परेचर कूल रहता है। उसके अलावा सपोर्टिंग में देखेंगे कि भाई फूड भी हमें सपोर्ट करता है, सोइल फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, बायोडाइवर्सिटी। कल्चरल में आप देखेंगे एस्थेटिक हो गया, रिक्रिएशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब। रेगुलेटिंग में आप देखेंगे क्लीन एयर हमें प्रोवाइड करना, जो फॉरेस्ट है वो हमारे एक बेस्ट एयर क्लीनर की तरह वर्क करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेटर की तरह वर्क करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, वेटलैंड्स, फ्लडिंग को कंट्रोल करते हैं, जो हमारी ग्रासेज हो गए, ट्रीज हो गए, ये सब हमारी क्या है, सर्विसेज है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। जो पहला फैक्ट क्या है कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन डब्ल्यू बेनेट ने दिया था, जिस अपनी बुक में, जिसका नाम था द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन। ये आपको सिंपली याद रखना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो टर्म डीप इकोलॉजी है वो किसने दिया था, वो अर्न नेज ने दिया था, जो एक नॉर्वेजियन फिलोसफर है। दोस्तों अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो तो प्लीज़ माफ कीजिएगा, मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर इससे आपको क्या याद है कि हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे स्टार्टिंग में कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी। इकोलॉजी किसने दिया था, अर्नस्ट हेकल ने, और इकोसिस्टम किसने दिया था, हमने याद किया था कि भाई इस इकोसिस्टम हमारा बिगड़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, तो टेंशन लेने की जरूरत है, यानी एजी टेंसली। और हमारे 10% लोग किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने। और याद कीजिए कि इकोलॉजिकल नीश किसने दिया था, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड लास्ट हमारा मोनोक्लाइनिक्स थ्योरी, ये किसने दी थी, हमारी एफ ई क्लेमेंट ने। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कुछ ये की टर्म्स हैं जिनका हम देख लेते हैं। पाइनोक्लाइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वाटर सिस्टम में डेंसिटी का ग्रेडियंट, यानी डेंसिटी में किस तरह से चेंज आ रहा है वो, उसको हम पाइनोक्लाइन बोलेंगे। हेलोक्लाइन यानी सैलिनिटी किस तरह से चेंज हो रही है वाटर सिस्टम में। थर्मोक्लाइन यानी टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है वाटर सिस्टम में। अब इसी से एसोसिएटेड था हमने इकोक्लाइन, तो इकोक्लाइन याद कीजिए कि हमने इकोक्लाइन क्या पढ़ा था। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी वाला, और जो थोड़ा सा कार्बन साइकिल वाला पार्ट था, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हाइप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।